नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होने जा रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि वित्त मंत्री ने ताज़ा बयान दिया है। संसद के अंदर एक लिखित बयान था जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल आरबीआई नहीं चाहता कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए। आरबीआई हमेशा से क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा हार्ड रहा है और आरबीआई का कहना है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ी असमंजस में है। यहां कहने का मतलब यह है कि क्या हम इसे कोई एसेट मान रहे हैं, इसे करेंसी मान रहे हैं। इनफैक्ट शायद वो तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भाई करना क्या है, क्योंकि टैक्स उस पर ऑलरेडी लग चुका है। 1% टीडीएस और साथ में 3% टैक्स। तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हाँ, अब ये एक तरीके का अप्रूवल है। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने उसके रेगुलेशन को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। एक बिल भी है जो पेंडिंग है, जो लोकसभा में आना है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में काफी कुछ बातें हो रही हैं। तो आज अपने मेहमानों से उन्हीं पे करेंगे चर्चा। लेकिन देखते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है जिसको लेकर अब क्रिप्टो करेंसी फिर सुर्खियों में है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन या पाबंदी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो तर्क है वो ये है कि फैसले से पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कोई बाउंड्री नहीं है। ये बाउंड्री लेस है। तो वित्त मंत्री का कहना है कि जब तक सभी देश मिलकर इस पर कुछ काम नहीं करते, इसको रेगुलराइज करना बहुत मुश्किल है। साझा टैक्स व्यवस्था और मापदंड भी जरूरी है। अब ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप कोई साझा टैक्स व्यवस्था या मानदंड बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप इसे हरी झंडी दे रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आरबीआई से पाबंदी लगाने, कानून बनाने का सुझाव है। जैसा हमने कहा कि आरबीआई कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा। इनफैक्ट वो अपने डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है, लेकिन इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। आरबीआई के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है और साथ में आरबीआई ये भी कहता है कि क्रिप्टो करेंसी से इकोनॉमी को खतरा संभव है। तो ये वो कुछ बड़े पॉइंट्स हैं वित्त मंत्री के बयान से, जिन्हें लेकर एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी चर्चा में है। थोड़ा सा असमंजस बन पड़ा है, उस पर आज सफाई लेने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सैतमा के फाउंडर मनप्रीत सिंह कोहली साहब, फिन लॉ कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर पीएम मिश्रा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मनप्रीत, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लग गई है। एक तरफ तो हमने देखा कि उसके लिए टैक्सेशन की व्यवस्था कर दी गई है। जब भी किसी चीज पे टैक्सेशन आता है, मतलब है कि सरकार उसे एक एसेट तो मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ फिर इस तरह की चीजें जहां पर आरबीआई वक्त वक्त पे क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से विरोध करता रहता है। रेगुलेशन बिल जो कि अभी भी पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से इंतजार है। क्या माने, क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर पैदा हो जाता है कि भाई आगे चल के इसका क्या होगा? सर, कंफ्यूजन तो पहले तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। बाकी कंफ्यूजन तो बहुत कर रहे हैं। क्रिप्टो में कभी 1% टीडीएस आ रहा है, कभी 30% टैक्स आ रहा है। अभी एक और डिस्कशन वीएटी पे ही आ रहा है। क्रिप्टो को जितना सिंपल रखेंगे उतना इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हम डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप रोल आ रहे हैं, उसमें डेबिट कार्ड आ रहा है। अभी जितना आप इजी रखोगे 10% 12%, लोग उतना यूज करेंगे, उतना टैक्स भरेंगे। यूज केस ज्यादा है, तो इकोनॉमी वाइज आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड मूव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव नहीं है। मिश्रा साहब, कैसे समझे? मतलब वक्त वक्त पे सरकार की तरफ से इस पे अलग अलग चीजें आती हैं। जो लेटेस्ट चीज है वो वित्त मंत्री का ये बयान है, जिसमें उन्होंने आरबीआई के हवाले से कुछ बातें कही हैं। एक इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी की बात कही कि सारे देशों को साथ आना होगा। तो हम कैसे समझे, सरकार किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को देख रही है? देखिए, भारत सरकार की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर में और बहुत सारे देश हैं जिनकी सरकारें कंफ्यूजन स्टेट में हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये इस डिजिटल एसेट एक इस तरीके की चीजें हैं जिसकी बाउंड्री नहीं है। आप इंडिया में बैन कर देंगे, लोग दुबई आ जाएंगे, लोग लंदन चले जाएंगे। लंदन कभी ऐसा था, यूके इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, अभी वहां पर रेगुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो कंफ्यूजन भारत नहीं, अलग देशों में भी है, और सारे सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। लेकिन सच और भी एक है कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है वो है यूएस। अभी यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया हुआ है
डिजिटल एसेट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो संकेत ही मिलते हैं कि ग्लोबल रेगुलेटरी बनेगी, आज नहीं कल। लेकिन आज की स्थिति कंफ्यूजन है भारतवर्ष में, गवर्नमेंट एक बीच वाले स्थिति में है, करें या ना करें, यह सच्चाई है। ठीक है किशोर साहब, अब देखिए जो सेंट्रल बैंक है वो तो हमेशा इसकी मुखालफत करता है और वो मानता ही नहीं है कि ये कोई करेंसी होनी चाहिए, करेंसी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एसेट के तौर पे फिर भी सरकारें इसको एक तरीके से देख ले, लेकिन करेंसी के तौर पे सेंट्रल बैंक और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, सिर्फ भारतीय सेंट्रल बैंक ही नहीं, इसकी मुखालफत करते हैं। इवन सेंट्रल बैंक कहता है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं और उसे जल्द लेकर आएंगे। तो सेंट्रल बैंकों की ये चिंता कितनी बड़ी है? फिर अगर ये सेंट्रल बैंक्स की चिंता है जो कि करेंसी के रेगुलेटर हैं, तो फिर तो ये सरकार की भी चिंता हुई। आपकी बात सही है। देखिए सेंट्रल बैंक की ये चिंता रहेगी क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है हमारे देश में, उनको एक ही राइट है करेंसी इशू करने का, डिजिटल जो नोट्स, बैंक नोट्स इशू करने का। सो जब भी कोई करेंसी आता है जो इकोनॉमी पे एक दबाव ला सकती है या एक इन्फ्लुएंस ला सकती है, उस पे सेंट्रल बैंक चिंता करेगी। हमारे पैनल जैसे आपसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक दुविधा में कि इसके अप्रूव करे या अगेंस्ट जाए। दुनिया भर में आप एक चीज देख लीजिए, हर सेंट्रल बैंक इसके विरुद्ध में है। और जब तक इसकी एक अंडरलाइन एसेट वैल्यू, अंडरलाइन एसेट जब तक इसकी पैदा नहीं होगी, तब तक ये करेंसी अप्रूव होना इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि दुनिया भर में जो भी करेंसी आप ले लो, वो डॉलर ले लो, वो रुपए ले लो या यूरो ले लो, उसका एक अंडरलाइन एसेट है। और अंडरलाइन एसेट का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में सीरियस ट्रांजैक्शन, जिसे बोलते हैं हम ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके वैल्यू बनते हैं। अभी जो क्रिप्टो के माध्यम से जो चल रहा है वो दुनिया भर में दो चीज में चल रहा है, एक है इंटरनेट और दूसरा है स्पेक्यूलेशन। अगर ये दो चीज को हटा दें तो क्रिप्टो में कोई अंडरलाइन एसेट और वैल्यू नहीं है। तो ये दुविधा आज सिर्फ आरबीआई या भारत सरकार का नहीं है, पूरा देश का है। और मेरा ये मानना है कि आरबीआई जो कह रही है कि इसे अभी बैन कीजिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक इसमें गैम्बल कर रहे हैं, इसमें स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं और 90% पब्लिक पैसा खो रहे हैं। तो मेरा स्टैंड ये है कि आरबीआई इसे जो बैन की पूछ रही है अभी तो फिलहाल सही है, मगर ग्लोबल कंसेंसस आने में शायद कुछ महीने नहीं कुछ साल लग जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मनप्रीत शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, सिर हिला रहे थे। तो मनप्रीत, ये तो एक बात तो है, करेंसी की जो एक ब्रॉड डेफिनेशन है उसमें एक रहता है कि अंडरलाइंग एसेट होनी चाहिए, चलिए वो भी एक बात हम समझ ले, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है निवेशकों का। देखिए किसी भी देश की सरकार को ये चिंता जरूर होगी कि जो उसके छोटे छोटे निवेशक हैं, छोटे निवेशक, चलिए बड़े का फिर भी है कि वो एक बार झटका सह सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति जिसको लगता है अरे चलिए अच्छा पैसा बन रहा है, बढ़िया पैसा बन रहा है, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का फ्लक्चुएशन इस करेंसी में कह लें या क्रिप्टो इन इट सेल्फ में आता है, वो वाकई बहुत तगड़ा है। मतलब उसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। लास्ट टाइम अभी आपको याद होगा हमारा मीटिंग हुआ था, इट वाज 19,000 BTC, आज 22 पे है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ महीना, 1.5 महीना हुआ है। नहीं पर इसमें मनप्रीत भाई, हमारी जो पिछली बार बात हुई हो तो उससे पिछली बार में 1 लाख पे भी होगा पर गिर के 25 आ जाता है, तो उसके बीच में जो लोगों को झटके लगते हैं वो उबर थोड़ी पाते हैं उनसे। सर लेकिन 2 साल पहले 9,000 था। तो इतना, देखिए मैं मनप्रीत जी बिल्कुल एक आम निवेशक की तरफ से बात कर रहा हूं कि इतना ज्यादा कोई उसको टाइम नहीं कर सकता ना, उसके बीच में जो लोगों की पूंजी साफ हो जाएगी उसका क्या, कोई इतना टाइम नहीं कर सकता। देखिए हो सकता है कि 10 लोग टाइम कर ले, लेकिन 90 लोग हैं जो कि नहीं कर पाएंगे, वो एक बार घुसेंगे, लॉस होगा, हाथ जलाएंगे, फिर उनको समझ में ही नहीं आएगा। और उन सबकी चिंता करना सरकार की चिंता है। नहीं 100% उसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हो इसमें। लेकिन ये चीज है कि क्रिप्टो करेंसी कितनी है। क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे पास 1 लाख हो गए, उसमें से जेन्युइन कितनी है गिन के मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर नहीं है। हमारा जो कॉइन है हम डेबिट कार्ड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ला रहे हैं। अभी अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं मिलता, अभी वो कई इंडिया आते हैं, उनके लिए मेडिकल बिल्स सब कुछ कैश उठाना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट उनके साथ हम डील कर रहे हैं जो ऑफिशियली दे कैन कैरी। सो उसके पीछे यूज केस कितना है, यूटिलिटी कितना है, उस पे हम जा रहे हैं ज्यादा। हाँ तो यहाँ पर ठीक है गॉट योर पॉइंट। तो यहाँ पर मिश्रा साहब
गवर्नमेंट क्या कहती है या बैंक्स क्या कहते हैं कि उसी यूटिलिटी यानी वो जिस सिस्टम पे यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो वो मान्यता देते हैं कि चलिए इस पर बड़ा, और जो सीबीडीटी या सीबीडीसी की जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, वो भी उसी टेक्नोलॉजी पर आएगा। पर उनका कहना है कि ये खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। जो अभी थोड़ी देर पहले किशोर साहब जो बात कर रहे थे कि इसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको स्पेकुलेशन पे छोड़ दिया जाए, इसको इंटरनेट पे छोड़ दिया जाए और इसको सेल्फ रेगुलेशन पे छोड़ दिया जाए। क्या इसके खतरे हैं? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से होता है। बट एक चीज है, इसको मैं क्रिप्टो करेंसी, तो पहले क्रिप्टो करेंसी बोलूंगा नहीं, ये इसको एसेट बना दी जाए, डिजिटल एसेट। यस, ठीक है, ये कहना बेहतर रहेगा। ये डिजिटल एसेट, करेंसी जैसे ही नाम आता है सेंट्रल बैंक और कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ जाएगा। राइट। मुद्दा एक। दूसरा मुद्दा यह है कि इसकी फ्लक्चुएशन के पीछे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है। इंटरनेशनल अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैनिपुलेशन है। राइट। और भी लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। जब गिरा वो खरीद लेते हैं, जब बड़ा बेच दे। और वही लोग, आप देखिए, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता बट स्टिल देने ओपन है, सबसे ज्यादा होल्डर बिटकॉइन का कौन है? ग्रेस्केल। ग्रेस्केल कौन है? वो यूएस के सबसे बड़े, आप सबको पता है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी वो खरीदते जा रहे हैं। तो उनको क्या दिख रहा है इसमें? और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं कि खतरा है, बैन कर दी जाए, बहुत लोग बोलते हैं। तो बैन करना सॉल्यूशन, हम बैन कर देंगे, चलिए बैन कर देते हैं। दूसरे कंट्री बैन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हमारे जो टैलेंट हमारे देश में बैठे हुए हैं वो उधर जा रहे हैं और उधर जाके कर रहे हैं। सारे एक्सचेंज इंडिया से भाग रहे हैं, अलग अलग कंट्री जा रहे हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा जाए, ये इंटरेस्ट एरिया किसका है? ये इंटरेस्ट एरिया इन्वेस्टर का है। आप अगर पैंडेमिक के वक्त देखें, बिटकॉइन और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को देखिए आप किस तरीके से जा रहा है, अभी भी देखिए। तो आप एक चीज जानिए कि अगर इन्वेस्टर उसमें पूरी तरीके से मन बना लिया है कि मैं क्रिप्टो में पैसा लगाऊंगा, अभी उसको रोका नहीं जा सकता। उसके लिए रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी को पर कैसे रेगुलेट किया जाए। और किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। आउटराइट बैन ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या किशोर साहब, अब इसमें दो तीन एस्पेक्ट है। गैम्बलिंग भी होती है, बहुत सारे देशों में रेगुलेटेड है और अलाउड है। अब वो गैम्बल करने वाले के रिस्क पे होता है कि वो करे, और ये भी शायद जिस तरह का स्पेकुलेशन इसमें आता है ये उससे ज्यादा दूर नहीं है। परिभाषा जरूर नहीं होगी गैम्बलिंग की, लेकिन लगभग वैसे ही मामला हो जाता है कई बार इसमें, क्योंकि किसी को नहीं पता कल कितना ऊपर, आज कितना नीचे। किसी ने एक ट्वीट कर दिया तो पता चला $10,000 ऊपर हो गया, किसी ने एक ट्वीट करा तो $10,000। तो डेफिनेटली ये है तो बहुत स्पेकुलेटिव, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा है तो फिर कुछ देश इसको मान्यता दे रहे हैं, कुछ देश, चाइना ने तो देखिए पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं करेंगे। तो अब क्या है इसकी समझ को लेकर, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं? हिंदुस्तान में भी हम देखें तो आरबीआई बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन सरकार ने उस पर एक टैक्सेशन लगा दिया। जब आप किसी चीज पे टैक्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कुछ दर्जा तो दे रहे हैं कानूनी। हाँ, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि भारत ने जब इस पे टैक्स लगाया तो बहुतों ने ट्वीट किया, आर्टिकल लिखा कि शायद ये अभी लीगल बन गया। देखिए सर, मेरा मानना ये नहीं है कि इसे परमानेंटली बैन किया जाए, क्योंकि परमानेंट बैन बोल के कोई चीज होता नहीं है। क्योंकि आज ये इवॉल्विंग इकोनॉमी है और हमारा अर्थव्यवस्था ऐसा है कि हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने ये बताया है कि हमें ग्लोबल कंसेंसस लेना पड़ेगा। तो ये परमानेंट बैन की तो मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये जंप नहीं कर रहा हूं कि आज इसे बैन कर दीजिए और कभी किसी ने यूज कर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो तो आरबीआई डिजिटल और वर्चुअल करेंसी के लिए यूज करेगी, मगर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई नियम या कानून या रेगुलेशन पास करते हो, उस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको देखना पड़ेगा। आज भारत में जहां स्टॉक मार्केट करीबन 40 साल से रेगुलेटेड है, 30 साल से रेगुलेटेड है, वहां करीबन 7 से 8% पब्लिक का निवेश है और उनका समझ अभी भी 2 या 3% पब्लिक पे है। आज आप क्रिप्टो के बारे में जो समझते हैं, जो पॉपुलेशन समझते हैं, वो बहुत कम है। और आज की दुनिया में जो इंटरनेट की एक्सप्लोशन हो रही है, उसमें हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, तो वो क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टर बन के नहीं जा रहा है,
बल्कि प्योर गैम्बलर के रूप में जा रहा है। और उसका ये दोष नहीं है, आप देखिए उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, सेलिब्रिटी के साथ बोलते हैं आपको अगर पैसा बनाना है तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये नहीं चलेगा। तो इसका रेगुलेशन होना पड़ेगा प्रॉपरली, इसको बैन टेम्परेरीली करना ही पड़ेगा, जो आरबीआई की स्टैंड है और मेरा खुद का मानना है कि ये सही दिशा में है। थर्ड, जब दुनिया में हम खुद एक वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी जैसे सीबीडीटी लॉन्च करेंगे, तब इसको रेगुलराइज कर सकते हैं और सेलेक्टिव क्रिप्टो को अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट इज वेल रेगुलेटेड। क्योंकि अभी रेगुलेटेड इकोनॉमी में आपको ये चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक म्यूचुअल फंड बेच रहे हो या स्टॉक बेच रहे हो या इंश्योरेंस बेच रहे हो, आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर एडवाइस करना पड़ता है। आज क्रिप्टो की ना एडवाइजर है ना कोई मार्केट है, जिसको जो मन में आ कर रहे सब पैसा बनाने की कोशिश में। आज इतना दूर चला गया कि ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के क्रिप्टो में गैम्बलिंग। ठीक है सर, तो क्रिप्टो के साथ मुझे लगता है यही विडंबना है कि उसके तर्क में भी जो उसके पक्ष के तर्क हैं वो भी आपको सही लगते हैं, और जब हम उसके डाउन साइड देखते हैं तो वो भी आपको सही लगती है। दोनों बातें सही भी हैं और यही तो विडंबना का शायद एक बड़ा कारण है कि आप किस रास्ते को चुनेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते, लेकिन क्रिप्टो के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं, एनएफटी है, तमाम चीजें हैं, उनका क्या होगा, उनसे कैसे चीजें चलेंगी, उनमें क्या परिवर्तन आएगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज क्रिप्टो करेंसी, निवेश पे कंफ्यूजन, कंज्यूमर अड्डा का यही आज का विषय। और आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मनप्रीत साहब मुझे बताइए कि क्योंकि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या इथेरियम एक दो चीजों की बात नहीं, इसके इस टेक्नोलॉजी के आधार पर तो एनएफटीज और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये मामला फैल चुका है। इस वक्त उन सब चीजों की स्थिति कैसी है? मैंने बहुत दिनों से किसी एनएफटी की चर्चा सुनी नहीं, वरना एक दो महीने पहले हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी एनएफटीयां आ रही थी। ये सभी भी लाइव है, हमारा खुद का ब्लॉग आ रहा है इसका बेस फ्रैंक करके। तो एनएफटी कहीं नहीं जा रहा और क्रिप्टो भी कहीं नहीं जा रहा। नहीं, तो मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि जब क्रिप्टो का बाजार ठंडा पड़ा तो उसका इंपैक्ट एनएफटीज पे भी उसी तरीके से आया, कैसे कोरिलेटेड है? डेफिनेटली, क्योंकि फंडिंग अगर लोगों की कम होएगी और स्टक होएगी, जैसे ट्रेड मैंने लिया हुआ है नहीं बेच पा रहा, तो मैं एनएफटी नहीं उठाऊंगा। तो सारा ये एक ही है, जैसे सेंसेक्स है इंडिया का शेयर मार्केट, वो बात कर रहे थे गैम्बलिंग का, मैं उस पे आऊंगा एक बार क्विकली। बिल्कुल, क्योंकि अब कम समय रहेगा हमारे पास। हाँ, क्योंकि गैम्बलिंग देखो उस शेयर मार्केट में भी है, मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में भी है, कोई भी आप। हाँ, लेकिन वहां पे रेगुलेटर है ना मनप्रीत साहब, उसी की तो बात कह रहे हैं कि वहां पर एक प्रॉपर रेगुलेटर है। एक एक चीज लाने के पहले आपको 10 चीजों से गुजरना पड़ता है। सर, रेगुलेटर इंडिया में भी आ जाएगा अगर आप टैक्स 30% से 10% कर दो और टीडीएस हटा दो, सारे टैक्स भरेंगे। कोई भी दुबई नहीं जाएगा, कोई भी यूके नहीं जाएगा, सारे टैक्स भरेंगे हंस के। तो मेरे हिसाब से मजा तब आएगा कि आप फ्रेंडली टैक्स करो कि सारे वापस आके ट्रेड इंडिया पे लेके आए। आप पर्सनली नो आई थिंक टैक्सेशन तो एक सॉफ्ट अप्रोच है। मिश्रा जी क्या कहेंगे कि इतना हैवी टैक्स जो जैसे कह रहे मनप्रीत के बहुत आपने बढ़ा दिया, एक सॉफ्ट अप्रोच है ऐसे प्लेयर्स को दूर रखने की जिनको लगता है कि भाई आप लॉस कर जाएंगे? नहीं, ये जो टैक्सेशन 30% है वो संदेश तो वही है कि रिस्क जो लोग कर रहे हैं वो थोड़े दूर रहे और रिस्क से बचें। जी, गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है अभी के लिए मैं तो उसके पक्ष में हूं, लेकिन बैनिंग जो है, बैनिंग पॉसिबल नहीं है। और रही बात एनएफटी से लेके जितने चीजें आ रहे हैं वो सारे क्रिप्टो से रिलेटेड है जी, तो डेफिनेटली सारी चीज डाउन होंगे। और गैम्बलिंग के बारे में जो बातें हैं, जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं ये सारे एक तरीके की, जब आप जा रहे हो वो जुआ है, वो गैम्बलिंग है। स्टॉक भी गैम्बलिंग है, ये है, लेकिन हाँ रेगुलेटेड तो रखना होगा, नहीं तो सब डूबेंगे। जी वही तो। किशोर साहब क्या फिर रास्ता निकले? क्योंकि देखिए सरकार पूरी तरीके से उसको बंद भी नहीं कर रही है। सरकार एक बाकायदा, सबका इंतजार है, लगातार चर्चा होती है उस बिल के बारे में जो रेगुलेशन बिल है, और इनफैक्ट सारे क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह भी उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन वही है कि जो बीच का पीरियड है ये सबके लिए थोड़ा डराने वाला भी हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि भाई क्या करें, कल को क्या होगा इसमें। तो मेरी 2 पॉइंट है। पहली तो मैं इनसे ये मानता नहीं हूं कि हर इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग है। आज अगर आप शेयर बाजार में निवेश करोगे, आपको पता है कि आपने एक्स कंपनी का शेयर खरीदा तो वहां व्यापार हो रही है, उधर वहां पे भी एक अंडरलाइंग एसेट तो है।
अंडरलाइंग एसेट और व्यापार हो रहा है, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं उधर और वो हो रहा है, तो हर चीज गैम्बलिंग नहीं, ये तो मेरे पहली ऑपोजिशन है। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टर या जो निवेश कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो आपको पहला चेक ये करना है कि वो लीगल है कि नहीं। आज जो इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस है वो ना लीगल है ना इलीगल है, इसमें टैक्स है बल्कि ये लीगल नहीं है। आरबीआई क्लेमर कर रही है कि इसको बैन किया जाए। तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से मेरा तो पहला ये मानना है कि पहले आप इसको समझिए अगर आपको पैसा डालना है, और अगर आप समझ में नहीं पाते हो, जो शायद 95-99% पब्लिक समझ नहीं पाएगी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसमें निवेश मत कीजिए। दूसरा बैन रही बैन की, और एक इन्वेस्टर को इस बैन को कैसा देखना चाहिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रेगुलेटर, आरबीआई के स्टेटमेंट और फाइनेंस वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट है उसको आप फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से अभी इस पे ठंडा जाएगी, क्योंकि ये दो तरफ अटक गया है। आरबीआई एक तरफ खींच रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरी तरफ खींच रहा है। इन्वेस्टर को अभी पैसा डुबाना नहीं चाहिए, ये मेरा ठीक है। तो इसमें सरकार की भी अप्रोच जो टैक्स वाली है, और जैसे मिश्रा जी भी उसमें एग्री कर रहे हैं ना, आई थिंक हम सभी एग्री करेंगे कि वो ऐसा करके काफी जो फेंस सेटर्स होते हैं उनको तो दूरी रखना चाहती है, और उस समय वो कामयाब भी शायद हुए हैं कि वो थोड़े से लोग हट जाएंगे और एकदम से नहीं पहुंचेंगे। दूसरा जो एक बात किशोर साहब भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्या है उसमें जानना बहुत जरूरी है। आप बिना जाने समझे ना तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और ना ही आप किसी क्रिप्टो जैसी, उसकी जटिल है काफी प्रक्रिया, उसको समझिए, उसको जानिए और तब जाकर उसमें अपना पैसा लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप खुद ही समझ जाएं, किसी सरकार की किसी रेगुलेशन की जरूरत ही ना पड़े कि मुझे इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत हैवी रिटर्न्स या इस तरह की चीजों के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उतना गिरता है, वो खबरें भी आपके सामने होती है। अब यह है कि सरकार ने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि एक बाउंड्री लेस है। देखते हैं कि उसमें आगे चलते हुए क्या होता है। भारत के अपने रेगुलेशन एग्जैक्टली इसमें कब तक आते हैं, फिलहाल टैक्सेशन तक तो बात पहुंची है, आरबीआई का एक अपना स्टैंड है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें एयर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी पूरी दुनिया कोरोना और फिर युद्ध और इन सब चीज़ों में उलझी हुई थी, लेकिन थोड़ा और वक्त मिलेगा तो इसमें चीज़ें और साफ होती नजर आएंगी। तो दर्शकों के लिए अभी तक आज के लिए तो इतना ही। आगे जब भी कभी इस तरह की चीज़ कुछ और आएगी जहां थोड़ी सफाई की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हम अपने पैनल के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको और इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।